हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यानी कि इन सारे ही 25 प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का प्रकाश सम्मिलित होता है। तो जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर सिंपली विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, यानी ये श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में ऐसे टूट क्यों जाता है। तो इसके टूटने के पीछे कारण है कि ये जो 7 रंग के प्रकाश होते हैं ये प्रिज्म से अलग अलग चाल से चलते हैं। क्योंकि जो ये ग्लास है, ये जो प्रिज्म का जो अपना ग्लास है, इसका अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। और हम जानते हैं या नहीं जानते हैं आप, तो ये याद रखिएगा कि जिस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, उस रंग के प्रकाश की जो चाल है वो उतनी ही कम होगी इस प्रिज्म के भीतर। ठीक, तो कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भिन्न भिन्न चालों से गमन क्यों करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। और अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में ये उल्टा संबंध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब, देखो विलयन तो अस्थायी ही होते हैं। मिश्रण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन। विलयन, कोलाइड और निलंबन। जो विलयन होते हैं और जो कोलाइड होते हैं, है ना, विलयन यानी कि सॉल्यूशन और कोलाइड, ये दोनों के दोनों अस्थायी ही होते हैं, अस्थायी होते हैं। जबकि हम अगर निलंबन की बात करते हैं, तो ये अस्थायी होते हैं, है ना, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि जो इनके घटक होंगे, है ना, मिश्रण के जो घटक होते हैं वो मिश्रण को शांत छोड़ देने पर जो है नीचे तल में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रेत ले लिया और उसको जल में आपने मिला दिया, तो रेत और जल का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग निलंबन कहते हैं, है ना। निलंबन का एक उदाहरण है रेत और जल का मिश्रण। जब आप रेत और जल के मिश्रण को शांत छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो आप पाएंगे कि जो रेत के जो कण होते हैं वो नीचे आकर के तल में ऐसे बैठ जाते हैं। तो अगर तल में आकर के ऐसे बैठ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि जो वो मिश्रण है वो अस्थायी है। तो निलंबन अपने आप में अस्थायी होता है। लेकिन अगर हम विलयन की बात करते हैं, विलयन जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, और कोलाइड जैसे कि दूध है ना, जैसे कि दूध है, कोहरा है, बादल है, कुहासा है ना, ये सारे जो होते हैं, अगर आप इनको शांत छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो इनके कण बर्तन के तल में आकर के नहीं बैठते हैं। तो इन दोनों को तो हम लोग अस्थायी कहते हैं। अगर आप दूध को छोड़ देते हैं रात भर के लिए बर्तन में, तो ऐसा थोड़ी होता है कि उनमें जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी उनमें घटक है, कोलाइड के जो कण हैं, जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था है, वो आकर के तल में बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। और ना ही नमक का कण जो है नीचे आकर के बैठ जाता है जब हम नमक पानी के घोल को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। तो अगर बर्तन के तल में आकर के ये नहीं बैठते हैं तो हम उसे अस्थायी बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। और अगर बैठ जाते हैं तो उसे हम लोग अनस्टेबल बोलेंगे, अस्थायी बोलेंगे। तो किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविचलित रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो विलयन का मतलब वास्तविक विलयन ही होता है ना, वास्तविक विलयन ही होता है। और विलयन हमेशा अस्थायी ही होते हैं, क्योंकि विलय के कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं, चाहे आप जितनी देर के लिए भी उस विलयन को शांत छोड़ दो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अविचलित रहने पर विलय के कण विलयन की सतह पर
तैरते हैं। पहली बात हम निलंबन के लिए जो है ये विलायक या फिर विलयन शब्द का जो है इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हम लोग राइट आंसर बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो इसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, लवण और जल बनाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण। लवण के रूप में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है, ये लवण हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा क्या? जल बनेगा। ये जो HCl है, जो अम्ल है, ये H+ देने का काम करता है, और ये जो क्षार होते हैं भाई, ये हाइड्रोक्साइड आयन देने का काम करते हैं, और यही दोनों मिलकर के जो है ये जल बनाते हैं। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? यानी हमारे बॉडी में जो किडनी है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, कहाँ पर वो स्थित है? देखो, हमारे बॉडी में जो किडनी है वो है हमारे उदर गुहा में। हमारे उदर गुहा में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि आमाशय उदर गुहा में है, आमाशय है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, उसके बाद किडनी है, उसके बाद पैनक्रियाज है ना, अग्नाशय है। ये सब के सब उदर गुहा में है। और जो वक्षीय गुहा है, थोरेसिक कैविटी है, उसमें हमारी हमारा हार्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, वो दोनों हैं। तो उदर गुहा में है किडनी, और जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसके दोनों साइड है, उसके दोनों साइड है। तो उदर गुहा में मेरुदंड के दोनों ओर, यानी जो उदर गुहा है और उसमें जो बैकबोन है उसके दोनों ओर। तो पीछे के साइड में अगर किसी की किडनी में स्टोन हो जाए तो जो पेन करता है वो थोड़े बैक साइड से करता है ना, ये फ्रंट से नहीं करता, बैक साइड से करता है, क्योंकि जो किडनी है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड है और उदर गुहा में है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी जीव की जो अपनी जनसंख्या होती है उसमें वेरिएशन, उसमें विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि मानव प्रजाति जो है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मानव लेते हैं तो मानव की बहुत बड़ी जनसंख्या है इस धरती पर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि सारे के सारे मानव जो है वो एक जैसे हो जाए। ठीक, क्योंकि अगर एक मानव जो है किसी चीज से प्रभावित होता है तो सारे के सारे मानव उस चीज से प्रभावित हो जाएंगे। और अगर एक मानव मरता है, मान लो कि गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, तापमान दुनिया का ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर एक मानव मरता है मतलब कि सारे मानव मरेंगे उस टेम्परेचर पे, है ना, उस टेम्परेचर पे सारे मानव मर जाएंगे। मान लीजिए कि भाई वातावरण का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, एक मनुष्य है वो मर जाता है इस तापमान पे। अगर सारे मनुष्य एक जैसे हो जाएंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है सारे के सारे मनुष्य जो है वो मर जाएंगे। लेकिन सोच कर देखो, अगर मनुष्य की जो पूरी जनसंख्या है उसमें अंतर है, उसमें वेरिएशन है, हो सकता है कि बहुत सारे मानव जो है इस तापमान को झेल ले, वो ना मरे। बहुत सारे मर जाएंगे, बहुत सारे नहीं मरेंगे, क्योंकि भाई जो जनसंख्या है उसमें वेरिएशन है, उसमें विविधता है। कुछ जो है इस तापमान को टॉलरेट कर ले, कुछ तो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी झेल लेंगे। ऐसे मानव भी पाए जा सकते हैं, है ना। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो दुनिया का तापमान अगर 60 डिग्री सेल्सियस हो भी जाता है तो जो झेल लेगा मानव, वो मानव जो है धरती पर बना रहेगा, वो अपने बच्चे पैदा करेंगे और मानव प्रजाति जो है उसको आगे लेकर के जाएंगे, है ना। मानव प्रजाति की जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए जरूरी है। वरना क्या होगा, एक साथ जो है, एक साथ सारी की सारी जो प्रजाति है वो समाप्त हो सकती है, एक साथ जो है वो प्रजाति ही समाप्त हो सकती है अगर वेरिएशन नहीं होगा तो। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है ना। तो पर्यावरण में बदलाव हुआ, बदलाव कुछ ऐसे हो गया, मान लीजिए कि तापमान जो है दुनिया का 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कुछ मानव होंगे जो जीवित रह जाएंगे, उनकी संभावना होगी कि वो जीवित रहे, वो ना मरे, क्योंकि वेरिएशन है। लेकिन अगर सारे के सारे मानव एक ही जैसे हो जाएंगे तो सारे के सारे एक बार में निपट लेंगे, खत्म हो जाएंगे सबके सब, फिर बचेगा नहीं मानव।
है ना, मानव प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। तो ये मैंने मानव प्रजाति और इस तापमान को लेकर के मानव प्रजाति और इस तापमान को एक एग्जाम्पल के लेकर के एग्जाम्पल के रूप में लेकर के मैंने आपको समझाया है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है इसका क्या मतलब है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सा उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं बल की दिशा निकालने के लिए। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को डालते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इसमें जो अंगूठा है ना, अंगूठा बाएं हाथ लेंगे, इसमें जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा बताता है, ये बल की दिशा बताता है। ठीक, ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और जो बीच वाली उंगली होती है ये करंट को बताती है। ठीक है, एफ बी आई, अंगूठा फोर्स बताएगा, जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है और जो बीच वाली उंगली होती है वो करंट की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है। तो बल या गति की दिशा दर्शाती है, तो अंगूठा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है। उत्पन्न ऊष्मा, प्रतिरोध आपको दिया गया है, विभवांतर आपको दिया गया है, समय आपको दिया गया है और आपसे जो है ऊष्मा पूछ लिया गया है। क्या रिलेशन होता है इन तीनों में, चारों में? तो H बराबर आई स्क्वायर RT एक रिलेशन ये होता है। यहां पर धारा की बात आपसे नहीं की गई है, यहां पर आपको जो विभवांतर दिया गया है, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू T ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, आप इसको जो है लगाइए। हमसे ऊष्मा जो है वो पूछा गया है। V का मान 220 है, 220 गुने में 220 करेंगे बटे में 20 गुने में समय हमें SI मात्रक में नहीं दिया गया है तो इसे हम लोग SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इसको उड़ाएंगे 3 बार में, 220 गुने में 220 गुने में 30 हो जाएगा, 12 25 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 4 5 2 1 2 3 3 जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.45 इंटू 10⁶ जूल। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इतना वैल्यू आएगा ऊष्मा का। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है ना? आई थिंक 28 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था, हम लोगों ने अच्छे से चर्चा भी किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इम्प्योर का हम लोग एनोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल अशुद्ध जो अधातु है उसका हम लोग एनोड बनाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिससे परिष्कृत किया जाना है, यानी जिसको शुद्ध करना है, जिसका परिष्करण करना है, जिस अशुद्ध धातु का परिष्करण करना है उसी अशुद्ध धातु का जो एनोड बनाया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु का बनता है और उस पर रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें वो रफ दिखाई पड़ती है। इसके पीछे कारण क्या है? वो रफ दिखाई पड़ती है ना, वो रफ दिखाई पड़ती है ना, वो रफ दिखाई पड़ती है। इसके पीछे कारण क्या है? रफ दिखाई पड़ती है क्योंकि
राइबोसोम्स चिपके होते हैं, है ना, ऐसे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो ये RER है, और जिस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं वो स्मूथ दिखाई पड़ती है, तो उससे हम लोग SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो राइबोसोम सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। ये जो कोशिकांग है सेंट्रोसोम, ये केवल एनिमल टिश्यू में, सॉरी एनिमल सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में ये नहीं मिलेगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है। अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अगर आप वायु की अधिकता में यानी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दीजिए और उसको जलाइए तो अंतिम उत्पाद के रूप में आपको जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करवाते हैं, है ना, कंप्लीट कंबशन करवाते हैं या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और कंप्लीट कंबशन या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन तभी होता है जब पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? मंद ध्वनि यानी कि साउंड जो है, साउंड की जो लाउडनेस है वो कम है, तेज ध्वनि यानी कि जो लाउडनेस है वो ज्यादा है। तो मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो हम बोलेंगे अधिक आयाम। एम्पलीट्यूड बढ़ने से, आयाम बढ़ने से, आयाम बढ़ने से जो ध्वनि की प्रबलता है, जो प्रबलता है वो बढ़ती है और घटने से घटती है। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है ना। बस चल रही थी किसी दिशा में और फिर बस जो है अचानक से रुक जाती है, तो क्या होता है? अगर आप बस में हैं, बस आगे की ओर गति कर रही है, चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप जो है जिस दिशा में बस चल रही थी उस दिशा में आगे की ओर झुक जाते हैं या फिर गिरने लगते हैं। तो गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? ये जो है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि अचानक से ब्रेक लगा, आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी जिस दिशा में गाड़ी चल रही थी उस दिशा में झुक जाते हैं, है ना। गाड़ी रुकी हुई थी, अचानक से चल पड़ती है तो पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर कौन सा नियम काम करता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। ए हमारा राइट आंसर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा देता है, और जो सूत्र है बल का वो यहां से मिलता है, F बराबर ma, यहां से मिलता है। और हम इसके बारे में बोलते हैं, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है हम इसके बारे में बोलते हैं कि ये बल की प्रकृति के बारे में बताता है। बल की प्रकृति के बारे में जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से पता चलता है कि बल जो है जोड़े में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। डिंबवाहिनी नलिका ये आपको महिला के अंदर देखने को मिलेगा, गर्भाशय जो है महिला के अंदर देखने को मिलेगा, योनि जो है महिला के अंदर देखने को मिलेगा, जो ये ग्लैंड है पुरस्थ ग्रंथि, आई थिंक प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जा रही है, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? एक खेत है,
एक खेत है, उसमें हम लोग एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, एक निश्चित पैटर्न में फसलों को लगाते हैं। भाई ये 2 रो है, 2 पंक्ति है, जिसमें ये फसल है, गोभी है आई थिंक, फिर 2 पंक्ति में एक दूसरी फसल है, फिर 2 पंक्ति में एक तीसरी फसल है। एक निश्चित पैटर्न में जो है हम लोग एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं। इसे अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। और ये जो चैप्टर है अब आपके एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। प्रकाश के विक्षेपण के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है। ये जो हम श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ते हैं प्रिज्म से गुजारने के बाद, तो ये जो हमें 7 रंग की पट्टियां मिलती है, 7 रंग की एक पट्टी मिलती है, बैंड जो पूरा प्राप्त होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसे विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। श्वेत प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग की जो है एक पूरी की पूरी पट्टी हमें मिलती है, एक बैंड जो है हमें मिलती है। इसे विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसे हम याद कैसे करते हैं? विबग्योर करके याद करते हैं, है ना, विबग्योर करके याद करते हैं। वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ती है ना, जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ती है, जो आवृत्ति है वो घटती है, जो ऊर्जा है वो घटती है। ठीक, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ये 7 रंग का प्रकाश है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? तो वायलेट के पास है। सबसे कम ऊर्जा रेड के पास है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसके पास है? लाल के पास है। और सबसे कम बैंगनी के पास है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? सूत्र इकाई शब्द का जो इस्तेमाल है हम लोग आयनिक यौगिक के केस में करते हैं। आयनिक यौगिक के केस में करते हैं। ठीक, देखिए जो सह संयोजक यौगिक होते हैं, जो सह संयोजक यौगिक होते हैं वहां हम लोग अणु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो धातु अधातु से बनते हैं, वहां हम लोग अणु शब्द का इस्तेमाल ना करके अणु के स्थान पर जो है हम लोग सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉर्मूला यूनिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एक अणु के द्रव्यमान को हम लोग अणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक वैसे ही एक सूत्र इकाई के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। निकालने का तरीका सेम टू सेम है भाई। एक सूत्र इकाई में भी कई सारे एटम्स होते हैं, उन सारे एटम का मास लो और सबको जोड़ दो, मिल जाएगा सूत्र इकाई। अणु में भी हम लोग वही चीज करते हैं। एक अणु में कई सारे परमाणु होते हैं, उन सारे परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, अणु द्रव्यमान निकल जाता है। तो किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये अपने आप में एक आयनिक यौगिक है, तो इसका ये एक फॉर्मूला यूनिट है और इसके मास को हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। कैसे निकालेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। 35.5 होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, क्लोरीन का 35.5 होता है ना, क्लोरीन का 35.5 होता है। ये आ गया इसका एटॉमिक मास सोडियम क्लोराइड का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट मास, है ना, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक, जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यहां पर जो v है ना, ये स्पीड होता है, ना कि वेलोसिटी होता है, वेग होता है। चाल v होता है, ना कि वेग होता है। लेकिन जो वेग है और चाल है ये दोनों आपस में बराबर ही हो जाते हैं अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, अगर गति सीधी रेखा में होती है तो
तो अगर यहाँ पर v को वेग कहा जा रहा है, इसका मतलब जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही है। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कभी कि यार यहाँ पर वेग क्यों है, जबकि इस फॉर्मूले में, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में जो v है वो स्पीड होता है। तो अगर स्पीड को वेग कहा गया, इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो गति है वो सरल सीधी रेखा में हो रही है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो सीधा समानुपाती है v स्क्वायर का। तो अगर हम इस v को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुनी हो जाएगी, यह मूल मान का 4 गुना हो जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान अपने आप में एक अदिश भौतिक राशि है, जबकि भार अपने आप में सदिश भौतिक राशि है। और जो भार है ये अपने आप में फोर्स है, ये फोर्स है। और भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। ये जी का मान बदलता है। अगर आप पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं, पोल पर जाते हैं, भूमध्य रेखा पर जाते हैं, उस हिसाब से जी का मान बदलता है। और इस फॉर्मूले से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जी का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे भार बदलेगा। अगर हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो भी जी का मान बदलता है, यानी तो भी भार बदल जाएगा। लेकिन जो ये द्रव्यमान है ये नहीं बदलता है कहीं पर भी। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनशील है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होते हैं। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या सब होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या सब होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक। और एटम के बाहर जो है, न्यूक्लियस के बाहर जो है, एटम के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों ही आते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियॉन कहे जाते हैं। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? तो पार्थेनियम, पार्थेनियम जो है ये खरपतवार है ना। तो किसी फसल को उगाने से पहले खेत से खरपतवार को हटाना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, फसल के साथ साथ वो खरपतवार भी ग्रो करेगा और कंपटीशन करेगा, है ना। जो भी आप पोषक तत्व देंगे मिट्टी को ताकि फसल को लगे, वो चट कर जाएगा ये खरपतवार। तो स्थान को लेकर के, लाइट को लेकर के, पोषक तत्व को लेकर के ये कंपटीशन करते हैं, जिससे जो फसल है उसकी जो वृद्धि है वो सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रकाश की कमी उसको हो जाएगी, जगह की कमी हो जाएगी, और जो पोषक तत्व दिया जाएगा उसकी कमी हो जाएगी। तो ये चैप्टर, जिस चैप्टर से ये सवाल पूछा गया वो चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। खाद्य संसाधनों में सुधार, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल। तो स्विमर जो तैराक होता है वो अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तो अपने हाथों से वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी पानी पर जो है पीछे की ओर बल लगाता है। बदले में समान परिमाण का पानी जो है उस तैराक के ऊपर आगे की ओर बल लगाता है, जिससे तैराक आगे की ओर बढ़ पाता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पर लागू होता है। पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? यानी कोशिका को जो है ये बनाने का काम करता है ना। एक कोशिका के निर्माण में इसका योगदान है, या फिर एक कोशिका का निर्माण जो है ये करता है। इसमें से कौन है जो एक कोशिका का निर्माण नहीं करता है, कोशिका के बनने में भाग नहीं लेता है? तो एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होती है ना। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं होती है, अन्यथा सारे में होती है। हार्ट, भाई कोशिका के अंदर हार्ट थोड़ी होता है। निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? तो शकरकंद, मीठी आलू, स्वीट पोटैटो में से बोलते हैं, है ना। शकरकंद, मीठी आलू, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये अपने आप में ना रूपांतरित जड़ होता है। ये जो शकरकंद होता है ये अपने आप में मॉडिफाइड रूट ही होता है। ये जो मीठी आलू खाते हैं वो क्या है? मॉडिफाइड रूट है, रूपांतरित जड़ है, और यहाँ से जो है नया पादप उग सकता है। अगर हम आलू की बात करते हैं तो ये मॉडिफाइड
मॉडिफाइड क्या स्टेम है, रूपांतरित तना है। आलू अपने आप में रूपांतरित तना है। और आलू अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है आपको ऐसे आइज जो है आपको दिखाई पड़ती है, यहाँ से जो है नया पादप उग सकता है। मक्का है, चना है, बीज से नए पादप उगते हैं। असंतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक का सही सेट है। ऑप्शन से ऐसे सवाल को बनाया करिए, है ना। ऑप्शन से पहला ऑप्शन चुनते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, यहाँ पर 7 डाल देते हैं, यहाँ पर 4 डाल देते हैं, यहाँ पर 6 डाल देते हैं। अब अगर ये संतुलित है तो लेफ्ट हैंड साइड में किसी तत्व के जितने परमाणु हैं उस तत्व के उतने ही परमाणु राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कार्बन के हो गए 4 परमाणु, यहाँ पर भी कार्बन के 4 परमाणु हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के हो गए 12 परमाणु, यहाँ पर भी 12 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर हो गए 14 परमाणु, यहाँ पर कितने हो गए 8 परमाणु यहाँ से मिलेंगे और 6 परमाणु यहाँ से मिलेंगे, तो 14 परमाणु ऑक्सीजन के भी हो गए। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।